अमेरिका अपना प्रकोप दिखाने को तैयार है। कुछ ही देर पहले कई रिपोर्टों में इजरायली जलक्षेत्र में एक बेहद गोपनीय अमेरिकी हमलावर पनडुब्बी की मौजूदगी का खुलासा हुआ था। 30 करोड़ डॉलर की इस अत्याधुनिक पनडुब्बी ने दुनिया भर में गहरी अटकलों और खलबली मचा दी है। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के साथ इस तकनीकी चमत्कार के अचानक प्रकट होने से कई चिंताएं और प्रश्न उठे हैं। इस क्षेत्र में अमेरिकी पनडुब्बियों के इरादे क्या हैं? इस पनडुब्बी की क्या विशेषताएं हैं जो इसे भयावह बनाती हैं? इजराइल में देखी गई 30 करोड़ डॉलर की गुप्त अमेरिकी हमलावर पनडुब्बी की अद्भुत क्षमताओं का पता लगाने के लिए हमारे साथ जुड़ें। अक्टूबर 2023 में अमेरिका ने अपने सबसे महंगे विमानवाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड, जिसकी कीमत 13 अरब डॉलर है, को उसके साथ आने वाले एस्कॉर्ट जहाजों के साथ भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में तैनात किया। इस रणनीतिक कदम के बाद उसी क्षेत्र में एक और शक्तिशाली विमानवाहक पोत यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर की तैनाती की गई, जिससे उस क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर, जिसे CVN 69 के नाम से भी जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना का एक परमाणु ऊर्जा चालित विमानवाहक पोत है। 1977 में कमीशन किया गया। यह सेवा में मौजूद 10 निमित्ज श्रेणी के वाहकों में से दूसरा है और इसका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति और सेना के जनरल ड्वाइट डी आइजनहावर के नाम पर रखा गया है। शुरुआत में इसका नाम यूएसएस आइजनहावर था, लेकिन 24 मई 1937 को इसका वर्तमान स्वरूप बदल दिया गया। सभी निमित्ज श्रेणी के वाहकों की तरह इसका निर्माण वर्जीनिया स्थित न्यूपोर्ट न्यूज शिप बिल्डिंग कंपनी में किया गया था। नए वाहकों के मानकों के अनुरूप इस जहाज को 2 बार उन्नत किया गया है। अपने कमीशन के बाद से ड्वाइट डी आइजनहावर शिपयार्ड में सन 90 के खाड़ी युद्ध और हाल ही में इराक, अफगानिस्तान और यमन में अमेरिकी सैन्य अभियानों सहित विभिन्न तैनाती में शामिल रहा है। यह वर्तमान में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 2 का प्रमुख पोत है। 29 जून 1937 को वर्जीनिया स्थित न्यूपोर्ट न्यूज शिप बिल्डिंग को इस जहाज के निर्माण का ठेका मिला। इस जहाज को हल नंबर 1 के नाम से जाना जाता है। 15 अगस्त 1937 को $671 मिलियन की लागत से शुरू किया गया था, जो 2023 में लगभग $5.3 बिलियन के बराबर है। इसे ड्वाइट डी आइजनहावर की विधवा मैमी डॉव्ड आइजनहावर द्वारा नामकरण के बाद 11 अक्टूबर 1975 को लॉन्च किया गया था और 18 अक्टूबर 1977 को कैप्टन विलियम ई रैमसे की कमान में इसे आधिकारिक रूप से कमीशन किया गया था। कमीशनिंग के बाद इसने बेड़े में द्वितीय विश्व युद्ध के पुराने वाहक यूएसएस फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की जगह ली। 14 अक्टूबर 2023 को लॉयड ऑन्स्टिन ने ड्वाइट डी आइजनहावर और उसकी टीम, जिसमें क्रूजर फिलिपीन सी एंड विध्वंसक लैबून मेसन और ग्रेवली शामिल हैं, को इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के कारण पूर्वी भूमध्य सागर की ओर जाने का आदेश दिया। यह निर्णय फोर्ड के नेतृत्व में एक और वाहक स्ट्राइक समूह को 6 दिन पहले ही इस क्षेत्र में तैनात किए जाने के तुरंत बाद आया। वर्तमान में कैप्टन क्रिस्टोफर चौडा हिल ड्वाइट डी आइजनहावर का नेतृत्व कर रहे हैं। उत्साह बढ़ाने के लिए कैप्टन हिल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने जहाज पर एक मार्गदर्शक सिद्धांत लागू किया है, जिसे योद्धा नाविक का मार्ग कहा जाता है। कैप्टन हिल चालक दल के साथ संवाद करने के लिए त्वरित, अथक, दोहरावदार, सकारात्मक संचार नामक संचार पद्धति का उपयोग करते हैं। वह प्रत्येक नाविक का व्यक्तिगत रूप से सम्मान करते हैं, उनकी भूमिकाओं के महत्व पर जोर देते हैं और उनके प्रदर्शन का आश्वासन देते हैं। हिल के अनुसार युद्ध में सफलता के लिए, जो कि अंतिम लक्ष्य है, उच्च मनोबल बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। CBS 60 मिनट्स के साथ एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने बताया कि यह दृष्टिकोण कारगर प्रतीत होता है। हाल ही में यह खुलासा हुआ है कि व्हाइट हाउस ने खाड़ी क्षेत्र में एक ओहायो श्रेणी की परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी, विशेष रूप से फ्लोरिडा श्रेणी की पनडुब्बी, भेजकर अपनी सैन्य स्थिति को और मजबूत किया है। ओहायो श्रेणी की इस पनडुब्बी की तैनाती ने मध्य पूर्व में विभिन्न खतरों से निपटने और अपने हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम एक मजबूत और बहुमुखी नौसैनिक बल बनाए रखने की अमेरिका की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। इन शक्तिशाली पनडुब्बियों की मौजूदगी ने दिलचस्पी जगाई है, लेकिन इससे पहले कि हम उन कारणों पर विचार करें कि अमेरिका ने इस क्षेत्र में अपनी पनडुब्बियां क्यों तैनात की हैं, आइए इस हमलावर पनडुब्बी की क्षमताओं पर एक नजर डालते हैं। ये तीसरी पीढ़ी की अमेरिकी परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियां 1981 और 1994 के बीच पेश की गईं। ये अमेरिकी सामरिक आक्रामक परमाणु बलों का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो अपना 60% समय लड़ाकू गश्त पर बिताते हैं। 2002 से ये अमेरिकी नौसेना में एकमात्र प्रकार की मिसाइल वाहक रही हैं। वर्तमान में इन 18 में से 14 पनडुब्बियों में ट्राइडेंट प्रणाली की 24 अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें लगी हैं, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग निर्देशित वारहेड हैं। रूस की नवीनतम ब्यूरी श्रेणी की पनडुब्बियों, जिनमें प्रत्येक में केवल 16 मिसाइलें हैं,
जैसी अन्य पनडुब्बियों की तुलना में ओहियो श्रेणी की पनडुब्बियों में सबसे अधिक संख्या में तैनात अंतर्महाद्वीपीय मिसाइलें हैं। अपने पूर्ववर्तियों बेंजामिन फ्रैंकलिन और लाफायट श्रेणी की पनडुब्बियों की तरह ओहियो श्रेणी की पनडुब्बियां अमेरिकी वायुसेना के रणनीतिक बमवर्षकों और अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की परमाणु रक्षा रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। 14 ओहायो श्रेणी की पनडुब्बियां संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग आधे सक्रिय सामरिक परमाणु हथियार ले जाती हैं। जब ये पनडुब्बियां गश्त पर निकलती हैं तो उनकी ट्राइडेंट मिसाइलों का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता, लेकिन नेब्रास्का स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका की सामरिक कमान द्वारा उन्हें तुरंत लक्ष्य निर्धारित किए जा सकते हैं, जो अत्यंत निम्न आवृत्ति प्रणालियों सहित सुरक्षित और निरंतर रेडियो संचार के कारण संभव है। यूएसएस हेनरी एम जैक्सन को छोड़कर सभी ओहायो श्रेणी की पनडुब्बियों के नाम अमेरिकी राज्यों के नाम पर रखे गए हैं। यह एक ऐसी परंपरा है जो पहले युद्धपोतों और बाद में क्रूजर के नाम पर ही रखी गई थी। इन्हें लंबी रणनीतिक गश्त के लिए बनाया गया है। प्रत्येक पनडुब्बी में 2 पूर्ण चालक दल होते हैं, जिन्हें ब्लू क्रू और गोल्ड क्रू कहा जाता है, और ये दोनों 70 से 90 दिनों तक निवारक गश्त करते हैं। चालक दल बदलने और सामान भरने में लगने वाले समय को कम करने के लिए इन पनडुब्बियों में 3 बड़े रसद हैच होते हैं। ये हैच आपूर्ति, उपकरण और पुर्जों के त्वरित स्थानांतरण की अनुमति देते हैं, जिससे पुनः पूर्ति और रखरखाव तेज हो जाता है। इसके अतिरिक्त इन पनडुब्बियों की गुप्त क्षमता पहले के मॉडलों की तुलना में काफी बेहतर हो गई है। 1923 में अपने समुद्री परीक्षणों के दौरान ओहियो लगभग अदृश्य थी, जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना को उन्नत परिचालन लचीलापन प्राप्त हुआ। इन पनडुब्बियों का डिजाइन उन्हें बड़े ओवरहॉल के बीच लगभग 15 साल तक चलने की अनुमति देता है, लेकिन अब बस इतना ही। कहा जाता है कि ये 20 नॉट्स यानी लगभग 27 किलोमीटर प्रति घंटे या 23 मील प्रति घंटे की क्रूजिंग गति पर भी उतनी ही शांत हैं जितनी पुरानी लाफायट श्रेणी की पनडुब्बियां 6 नॉट्स पर थीं। हालांकि विशिष्ट विवरण गोपनीय हैं। मार्क 48 टॉर्पीडो को मार्क 118 मॉड 2 प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है और मिसाइलों को मार्क 98 प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ओहायो श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण पतवार खंडों से किया गया था, जिनमें से प्रत्येक अग्रभाग खंड 42 फीट व्यास का था। ये खंड रोड आइलैंड के क्वांसेट पॉइंट स्थित जनरल डायनेमिक्स इलेक्ट्रिक बोट फैसिलिटी में बनाए गए थे और फिर कनेक्टिकट के ग्रोटन शिपयार्ड में असेंबल किए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना के पास कुल 18 ओहायो श्रेणी की पनडुब्बियां हैं, जिनमें 14 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां और 4 क्रूज मिसाइल पनडुब्बियां शामिल हैं। एसएसबीएन पनडुब्बियां अमेरिकी परमाणु त्रिकोण का समुद्र आधारित हिस्सा हैं। इन पनडुब्बियों को 1970 के दशक में ट्राइडेंट पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। शुरुआत में पहली 8 पनडुब्बियों में 24 ट्राइडेंट 1C4 मिसाइलें लगी थीं। 9वीं पनडुब्बी यूएसएस टेनेसी से शुरू होकर बाकी पनडुब्बियों को बड़ी और ज्यादा शक्तिशाली ट्राइडेंट 2D5 मिसाइलें दी गईं। ट्राइडेंट 1 मिसाइल 8 वॉरहेड ले जा सकती है, जबकि ट्राइडेंट 2 12 वॉरहेड ले जा सकती है, जिससे ज्यादा विनाशकारी शक्ति और बेहतर सटीकता मिलती है। 2008 तक मूल रूप से C4 मिसाइलों से लैस सभी शेष पनडुब्बियों को D5 मिसाइलों से लैस करने के लिए उन्नत किया गया था। पहली 8 पनडुब्बियां पुरानी पनडुब्बियों की जगह बेंगोर, वॉशिंगटन में तैनात थीं, जबकि अन्य 10 किंग्स बे, जॉर्जिया में तैनात थीं। 1994 में एक समीक्षा में यह निर्णय लिया गया कि 14 ओहायो श्रेणी की पनडुब्बियां अमेरिकी सामरिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त थीं। परिणाम स्वरूप 4 पनडुब्बियों ओहायो, मिशिगन, फ्लोरिडा और जॉर्जिया को 2002 और 2008 के बीच बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों या एसएसपीएन से निर्देशित मिसाइल पनडुब्बियों या एसएसजीएन में परिवर्तित कर दिया गया। ये परिवर्तित पनडुब्बियां अब इन 64 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें और 66 विशेष अभियान कर्मियों को ले जा सकती हैं। प्रत्येक पनडुब्बी को फिर से तैयार करने की लागत लगभग $1 अरब थी। रूपांतरण के दौरान 5 पनडुब्बियां पेंसिल्वेनिया, केंटकी, नेब्रास्का, मेन और लुइसियाना किंग्स बे से बेंगोर स्थानांतरित की गईं। जैसे जैसे अमेरिकी रणनीतिक लक्ष्य बदलते हैं, आगे भी स्थानांतरण हो सकते हैं। 2011 में ओहायो श्रेणी की पनडुब्बियों ने 28 निवारक गश्त पूरी की, जिनमें से प्रत्येक लगभग 70 दिनों तक चली। किसी भी समय 4 पनडुब्बियां निर्दिष्ट गश्ती क्षेत्रों में कड़ी निगरानी में रहती हैं। यूएसएस पेंसिल्वेनिया ने 2014 में 140 दिनों की गश्त का रिकॉर्ड बनाया था। इस परिवर्तन के तहत 24 मिसाइल ट्यूबों में से 22 को बड़े ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण प्रणालियों के लिए संशोधित किया गया, जिनमें से प्रत्येक में 7 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें ले जाने की क्षमता है, जिससे अधिकतम 154 मिसाइलें ले जाई जा सकती हैं। ये पनडुब्बियां कई अन्य पेलोड भी ले जा सकती हैं, जिनमें नई सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें, मानव रहित हवाई वाहन, खुफिया और निगरानी के लिए सेंसर और बारूदी सुरंगरोधी युद्ध उपकरण शामिल हैं।
ओहायो श्रेणी की पनडुब्बियों की मिसाइल ट्यूबों में भंडारण कनस्तरों के लिए अतिरिक्त जगह होती है, जिससे विशेष बलों की तैनाती का समय बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त 2 ट्राइडेंट मिसाइल ट्यूबों को गोताखोरों के लिए पनडुब्बी से बाहर निकलने और अंदर जाने के लिए कक्षों में परिवर्तित किया गया है। विशेष अभियानों के लिए ड्राई कॉम्बैट सबमर्सिबल और ड्राई डेक शेल्टर को इन कक्षों से जोड़ा जा सकता है, जिससे पनडुब्बी नेवी सील्स या मरीन रेडर्स जैसे 6 विशेष अभियान कर्मियों को समायोजित कर सकती है। अपग्रेड के दौरान जोड़े गए उन्नत संचार उपकरण इन पनडुब्बियों को गुप्त अग्रिम तैनात कमांड सेंटर के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। 26 सितंबर 2002 को नौसेना ने जनरल डायनामिक्स इलेक्ट्रिक बोट को पहली 2 पनडुब्बियों को एसएसजीएन में परिवर्तित करने के लिए $424.1 मिलियन का अनुबंध दिया। चारों पनडुब्बियों को फिर से तैयार करने की कुल लागत लगभग $700 मिलियन प्रति पनडुब्बी थी। शुरुआती धनराशि 2002 में $355 मिलियन, 2003 में $825 मिलियन, 2004 में $936 मिलियन, 2005 में $505 मिलियन और 2006 में $170 मिलियन थी। नवंबर 2002 में ओहायो को 26 महीने के ओवरहॉल के लिए ड्राई डॉक में रखा गया ताकि उसकी मिसाइल प्रणालियों में ईंधन भरा जा सके और उन्हें बदला जा सके। इलेक्ट्रिक बोट ने जनवरी 2006 तक रूपांतरण पूरा कर लिया और ओहियो फरवरी 2006 में बेड़े में फिर से शामिल हो गया। फ्लोरिडा अप्रैल 2006 में, मिशिगन उसी वर्ष नवंबर में और जॉर्जिया मार्च 2008 में शामिल हुआ। इन 4 एसएसजीएन के 2023 से 2040 तक सेवा में रहने की उम्मीद है, जब उन्हें वर्जीनिया पेलोड मॉड्यूल से लैस वर्जीनिया श्रेणी की पनडुब्बियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। नई स्टार्ट संधि के तहत 2017 में प्रत्येक ओहायो श्रेणी की एसएसबीएन पर 4 मिसाइल ट्यूबों को निष्क्रिय कर दिया गया, जिससे प्रत्येक पनडुब्बी पर मिसाइलों की संख्या घटकर 20 रह गई। बाकी 4 ओहायो पनडुब्बियां क्रूज मिसाइल वाहक हैं। अगर हम विशेष रूप से फ्लोरिडा पनडुब्बी की बात करें तो ये इस श्रेणी की तीसरी अमेरिकी पनडुब्बी है, जिसे 1980 में लॉन्च किया गया था। 2003 में सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों के बजाय इसे बहुउद्देशीय सबसोनिक क्रूज मिसाइल टॉमहॉक प्राप्त हुई और संबंधित सूचकांक एसएसबीएन से एसएसजीएन में बदल दिया गया। फ्लोरिडा अमेरिकी नौसेना के 16वें पनडुब्बी स्क्वाड्रन का हिस्सा है, जिसका मुख्यालय जॉर्जिया के किंग्स बे स्थित नौसेना पनडुब्बी बेस में है। यह पनडुब्बी 157 मीटर या 568 फीट लंबी है और इसका विस्थापन 18,660 टन है। इस नाव में एक ही परमाणु रिएक्टर है। यह जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा विकसित एक डबल सर्किट प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर टाइप एसजी है। पिछले मॉडल की तुलना में इसकी क्षमता दोगुनी कर दी गई है। कोर में परमाणु ईंधन अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम 235 मौजूद है। यह लगभग 1,000 घंटे के सक्रिय संचालन के लिए पर्याप्त है, जो पूरी शक्ति पर रिएक्टर के लगभग 9 से 11 वर्षों तक निरंतर उपयोग के बराबर है, या पूर्ण नौकायन सीमा 280,000 मील या 450 किलोमीटर और किफायती मोड में 40,000 मील या 300,000 किलोमीटर। संचालन के वास्तविक तरीकों को ध्यान में रखते हुए, जो शीत युद्ध के दौरान की तुलना में बहुत अधिक सौम्य हो गए हैं, तीसरी पीढ़ी की परमाणु पनडुब्बियां रिएक्टर कोर रिचार्जिंग के बिना 30 वर्षों तक और एकल रिचार्जिंग के साथ 42 से 44 वर्षों तक सेवा दे सकती हैं। रिएक्टर 30,000 हॉर्स पावर वाले 2 टर्बाइनों को घुमाता है। इससे नाव पानी के अंदर 25 नॉट से ज्यादा की गति प्राप्त कर सकती है, जो 46 किलोमीटर प्रति घंटा या 29 मील प्रति घंटा है। सतह पर इसकी गति 17 नॉट है। ओहियो श्रेणी की पनडुब्बियां अमेरिकी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली एकल पतवार वाली पनडुब्बियां हैं। इन पनडुब्बियों को शोर कम करने और इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों, विशेष रूप से सोनार, को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करके डिजाइन किया गया था। आत्मरक्षा के लिए प्रत्येक पनडुब्बी के अग्रभाग पर 533 मिलीमीटर कैलिबर की 4 टॉर्पीडो ट्यूब लगी होती हैं। ये टॉर्पीडो विशेष रूप से मेका 48 सतह पर तैनात जहाजों और दुश्मन की पनडुब्बियों दोनों को निशाना बना सकते हैं। एकॉस्टिक रैपिड कमर्शियल ऑफ द शेल्फ इंसर्शन प्रोग्राम के तहत अपग्रेडेशन के दौरान ओहियो श्रेणी की पनडुब्बियों की सभी सोनार प्रणालियों को AN/BQQ-10 संस्करण में अपग्रेड किया गया। यह नई प्रणाली एक खुली वास्तुकला वाली कमर्शियल ऑफ द शेल्फ तकनीक का उपयोग करती है, जिससे भविष्य में अपग्रेड करना आसान हो जाता है। यह पनडुब्बियों को विस्तृत जलमग्न मानचित्र बनाने और उन्हें अन्य जहाजों के साथ साझा करने की भी अनुमति देता है। उन्नत सोनार बारूदी सुरंगों जैसी छोटी वस्तुओं का भी पता लगा सकता है। WLY-1 स्टेशन चालक दल को ध्वनिक खतरों के प्रति सचेत करता है, जबकि WLR-8 V5 रडार चेतावनी प्रणाली पनडुब्बी के सतह पर आने पर सक्रिय हो जाती है।
इसके अतिरिक्त ये पनडुब्बियां ध्वनिक अवरोधन के लिए MK2 लॉन्चर और आने वाले टॉर्पीडो का पता लगाने और उन पर नजर रखने के लिए AN/WLY-1 प्रणाली से सुसज्जित हैं। ओहियो श्रेणी की पनडुब्बी फ्लोरिडा 150 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस है। इसके 24 मिसाइल साइलों में से 22 को ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपण के लिए संशोधित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में 7 टॉमहॉक मिसाइलें हैं। डेक हाउस के सबसे नजदीकी 2 साइलों में एयरलॉक लगे हैं ताकि लड़ाकू तैराक पानी के अंदर रहते हुए पनडुब्बी से बाहर निकल सकें। इनका इस्तेमाल नेवी सील्स या मरीन से जुड़े मिशनों के लिए किया जा सकता है, जिससे पनडुब्बी 66 अतिरिक्त कर्मियों या अल्पकालिक अभियानों के लिए 102 कर्मियों तक को ले जा सकती है। फ्लोरिडा के चालक दल में 155 लोग हैं, जिनमें 140 नाविक और 15 अधिकारी शामिल हैं। यह पनडुब्बी 365 मीटर की परिचालन गहराई और अधिकतम 550 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकती है। फ्लोरिडा एकमात्र ओहायो श्रेणी की पनडुब्बी है जिसने युद्ध में भाग लिया है और 2011 के अमेरिकी ब्रिटिश ऑपरेशन ओडिसी डॉन के दौरान लीबिया में लक्ष्यों पर नमती टॉमहॉक मिसाइलें दागी थीं। लेकिन एक सवाल अभी भी बना हुआ है, और वह यह कि यह परमाणु पनडुब्बी फारस की खाड़ी में क्यों है। खैर, मान लीजिए कि यह गाजा पर टॉमहॉक मिसाइलें दागने के लिए नहीं है। इजरायली वायु शक्ति इससे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में रणनीतिक संचार समन्वयक जॉन किर्बी के अनुसार अमेरिका ने अपने सैन्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मध्य पूर्व में एक परमाणु पनडुब्बी भेजी है। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका संघर्ष को बढ़ाने या गहरा करने की सोच रहे किसी भी पक्ष को एक मजबूत निवारक संकेत भेजने का इरादा रखता है। इसका मतलब संभवतः ईरान, जो इजरायल का पुराना विरोधी है, और संभवतः रूस भी है। ईरान रूस को शाहेद ड्रोन जैसे हथियार मुहैया कराता रहा है, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ किया जाता है, और रूस ने ईरान के साथ ड्रोन निर्माण तकनीक साझा की है। इस बात की भी चिंता है कि रूस ईरान को किंजल और जिरकोन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने की तकनीक दे सकता है। ईरान पहले ही एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने का दावा कर चुका है। अगर ईरान किसी इजरायली परमाणु प्रतिष्ठान पर ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल करता है तो यह इस छोटे से देश के लिए विनाशकारी हो सकता है, जिसका आकार लगभग न्यूयॉर्क के 3 शहरों या यूटा राज्य के बराबर है। इसके परिणाम स्वरूप इजरायल का एक बड़ा हिस्सा चेरनोबिल के बहिष्कृत क्षेत्र की तरह निर्जन हो सकता है और संभावित रूप से परमाणु युद्ध छिड़ सकता है। इसलिए फारस की खाड़ी में 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस ओहायो श्रेणी की पनडुब्बी फ्लोरिडा की मौजूदगी ईरान और रूस को संघर्ष को और बढ़ाने से रोकने के लिए एक शक्तिशाली निवारक के रूप में काम करती है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका अकेला ऐसा देश नहीं है जिसके पास इतनी शक्तिशाली हमलावर पनडुब्बी है। ईरान के पास भी ऐसी ही एक पनडुब्बी है। आयरिस तारेक या तारेक ईरानी नौसेना की पहली किलो श्रेणी की हमलावर पनडुब्बी है, जो दक्षिणी बेड़े में सेवारत है। यह 2 अन्य जहाजों के साथ 33वें फ्लोटिला का हिस्सा है। यह फारस की खाड़ी में संचालन के लिए किसी भी देश द्वारा कमीशन की गई पहली पनडुब्बी है और एत ओलेस कोसई के बाद ईरान के स्वामित्व वाली दूसरी पनडुब्बी है जो कभी बेड़े में शामिल नहीं हुई। तारेक के निर्माण का अनुबंध 1988 में हस्ताक्षरित हुआ था। कथित तौर पर 2 पनडुब्बियों के लिए इसकी लागत $75 करोड़ थी और तीसरी पनडुब्बी के लिए भी विकल्प था। उसी वर्ष सेंट पीटर्सबर्ग के एडमिरल्टी शिपयार्ड में इसका निर्माण शुरू हुआ। तारेक को 1991 में लॉन्च किया गया था और 21 नवंबर 1992 को बंदर अब्बास स्थित नौसैनिक अड्डे पर इसे नौसेना में शामिल किया गया था। रूसी चालक दल ने इस पनडुब्बी को बाल्टिक सागर के रास्ते ईरान पहुंचाया और उसी वर्ष अक्टूबर में अपनी यात्रा शुरू की। इस पनडुब्बी का नाम एक प्रसिद्ध मुस्लिम योद्धा के नाम पर रखा गया है। ईरान द्वारा तारेक के अधिग्रहण के कुछ ही समय बाद अमेरिकी पनडुब्बी USS टोपेका, जिसे SSN 754 भी कहा जाता है, उसकी निगरानी के लिए फारस की खाड़ी में प्रवेश कर गई। हालांकि उसका घोषित मिशन नियमित रखरखाव था। जेन्स के अनुसार इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि तारेक कभी मरम्मत के लिए रूस लौटी हो। हालांकि उन्नयन के लिए बातचीत के बाद 2000 के दशक के मध्य में ईरान में मरम्मत शुरू हुई, कथित तौर पर रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और सेवमाश की मदद से। तब से ईरान किलो श्रेणी की पनडुब्बियों को अपने आप ही रीफिट करने में सक्षम रहा है। तारेक ने पहली बार दिसंबर 2011 में वेलायत नमटे नामक युद्धाभ्यास के दौरान विद्युत चालित टॉर्पीडो दागे थे। मई 2012 में ईरान ने घोषणा की कि तारेक को पूरी तरह से बदलने के बाद फिर से लॉन्च किया गया है, जिसमें रडार रोधी कवर, इंजन के पुर्जे, प्रोपेलर और रडार सहित लगभग 18,000 पुर्जे बदले गए थे। पुनः प्रक्षेपण समारोह में एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी ने बताया कि रूसियों ने पनडुब्बी के बारे में कोई विस्तृत निर्देश नहीं दिए थे, इसलिए ईरानी टीम को खुद ही इसका पता लगाना पड़ा। उसी वर्ष सितंबर में अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के नौसैनिक अभ्यास के जवाब में तारेक को फारस की खाड़ी में तैनात किया गया था। बाद में इसने अपने नए हथियारों के परीक्षण के लिए वेलायत 91 अभ्यास में भाग लिया,
जो दिसंबर 2012 से जनवरी 2013 तक अरब सागर में हुआ था। जनवरी 2015 में तारेग उत्तरी हिंद महासागर से मलक्का जलडमरू मध्य और दक्षिण चीन सागर तक नौवहन मार्गों को सुरक्षित करने के मिशन पर गया था। लगभग 1 साल बाद यह उत्तरी हिंद महासागर में ओमान सागर तक पहुंचते हुए वेलायत 94 युद्धाभ्यास में शामिल हुआ। नवंबर 2016 में जनरल अताउल्लाह सालेही ने घोषणा की कि तारेग अटलांटिक महासागर तक तैनाती के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि फरवरी 2019 तक ईरान ने तारेग को पनडुब्बी से प्रक्षेपित होने वाली क्रूज मिसाइलें दागने के लिए उन्नत कर दिया है। देखने के लिए धन्यवाद। जब तक आप यहाँ हैं, हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए अपनी स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां मिलते हैं।